वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अर्थशास्त्र एक परिचय उसके बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, ये हमने बताया था। तो उसको लेकर के 3 सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र करता क्या है, अर्थशास्त्र कब हो जाता है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र को हम कब अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा सवाल ये है। तो पहला सवाल, अर्थशास्त्र क्या करता है, ये हमने कल बताया था कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा विनियोग का अध्ययन करती है। और उसमें हमने बताया था कि प्राचीन मान्यता क्या है और आधुनिक मान्यता क्या है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पढ़ नहीं पाया था कल, लेकिन वो आज शाम तक संभवतः पड़ जाएगा। तो पहला वीडियो आप लोग देखिएगा, तो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अर्थशास्त्र क्या है। अब हम लेते हैं दूसरा टॉपिक हमारा है, दूसरा सवाल है अर्थशास्त्र करता क्या है। तो हमने कल थोड़ा सा एक जिक्र किया था इसके बारे में कि हर व्यक्ति जो पैदा होता है इस दुनिया में, तो अपनी असीमित आवश्यकताएं लेकर के, उसकी असीमित मांग रहती है, पैदा होता है। और जैसे जैसे वो, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो पहले छोटे खिलौने की मांग करेगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो और बड़े खिलौने की मांग करेगा, खिलौने के साथ और भी तमाम उसकी ज़रूरतें जो समाज में देखता है उसकी मांग करेगा, साइकिल, बाइक वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या हैं, वो क्या है, असीमित हैं। आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। उसी को हम क्या कहते हैं, जो हमारी आवश्यकता है वही हमारी डिमांड है, वही हमारी मांग है। और जबकि इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के जो हमारे पास संसाधन है वो क्या है, वो सीमित है। और जो संसाधन है वो क्या है, देखा जाए तो सप्लाई है, पूर्ति पक्ष है। तो एक निष्कर्ष ये निकल करके आया, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। हमारी आवश्यकताएं जो हैं असीमित है, वही हमारी क्या है, मांग है, डिमांड है। और जो उनको पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन है, जैसे हमने आय को मान लिया, ये क्या है, सीमित है। किसी व्यक्ति की आय 50,000 है, 50,000 है, किसी की 80,000 है, किसी की 1.5 लाख है, किसी को उससे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो हर आदमी के पॉकेट एक्सपेंडिचर के हिसाब से ये सीमित हो जाता है, जो हमारी सप्लाई है। और इच्छाएं क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी मांग क्या है, वो असीमित है। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति की आय मंथली 5,000 है, 5,000 है, 50,000 सॉरी 50,000 है। और मार्च के महीने में जब उसको ये 50,000 रुपये इनकम मिली, तो उसके पास तमाम आवश्यकताएं थी। पहले क्या था कि जो हर महीने का खर्च है, रूटीन खर्च, वो 15,000, उसको इसने निकाल लिया। फिर बचा कितना उसके पास बचा 35,000। तो 35,000 में उसको 3 चीज़ें मार्च के महीने में लेनी थी। रेफ्रिजरेटर लेना था, कूलर लेना था, वॉशिंग मशीन लेना था, और कुछ बचत करके भविष्य के लिए भी बैंक में डालना था। उसने, अब उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई कि हम क्या लें, पहले रेफ्रिजरेटर लें, कूलर लें, वॉशिंग मशीन लें। तो उसने देखा कि कूलर की भी आवश्यकता तो नहीं है, मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, लेकिन वॉशिंग मशीन और ये रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मार्च में आदमी हल्का ठंडा पानी पीना चाहता है। तो उसने क्या किया, पहले इसको तो छोड़ दिया, कूलर के बारे में सोचना ही। उसने अब 2 विकल्प उसके सामने आए, एक रेफ्रिजरेटर, दूसरा वॉशिंग मशीन। तो उसने कहा वॉशिंग मशीन पे भी कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन पहले रेफ्रिजरेटर ले लें। तो उसने क्या, 10,000 में रेफ्रिजरेटर ले लिया। 15,000 रुपये वो ऑलरेडी जो रूटीन खर्च है मंथली, उसको अलग कर दिया। फिर उसने क्या किया, अब कूलर वॉशिंग मशीन लेना है, इन दोनों में चुनाव करेगा। उसने क्या किया, कूलर भी अभी मार्च में आवश्यकता नहीं है, उसने क्या किया, वॉशिंग मशीन को प्रेफर कर दिया। तो 10,000 इस पर उसने एक्सपेंड कर दिया। फिर कहा कि अभी हमारे पास पैसे और कुछ हम इसमें बचत भी कर सकते हैं,
तो अब उसने क्या किया, थर्ड नंबर पर प्रेफर किया कूलर को। तो फर्स्ट नंबर पर क्या, रेफ्रिजरेटर, सेकंड नंबर पर वॉशिंग मशीन, थर्ड नंबर पर कूलर। तो हम देख ये रहे हैं कि किस तरीके से आदमी अपने सीमित संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और यह सीख जो विद्या जो विधा देती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे कि प्राथमिकता अनुसार अपने संसाधनों का प्राथमिकता अनुसार अपनी आवश्यकताओं को चुनाव करके अपने संसाधनों के आवंटन द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों द्वारा जो विधा है वो उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी फिर इसको एक बार समझ लीजिए कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने सीमित संसाधनों का चुनाव करके प्राथमिकता अनुसार हमें हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों द्वारा जो विधा हमें सिखाती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। थैंक यू। तो पहला क्या करेगा आदमी, पहले तो उसके क्या है, संसाधन क्या है, सीमित हैं, आवश्यकताएं क्या हैं यानी मांग क्या है वो असीमित है। तो वह चुनाव करेगा कि हमको पहले क्या करना है। पहले उसने क्या किया, 15,000 रुपये निकाला, फिर रेफ्रिजरेटर के लिए 10,000 रुपये निकाला, फिर उसने वॉशिंग मशीन पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, फिर 8,000 रुपये का उसने कूलर किया। तो क्या कर रहा है, सीमित संसाधनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह चुनाव करता है कि हमें किस चीज़ को पहले प्रेफर करना है, किस चीज़ को बाद में लेना है, किस चीज़ को पहले लेना है। तो यह विधा जो शास्त्र सिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र यही करता है। थैंक यू। तीसरा सवाल है कि अर्थशास्त्र को कब हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको हम विवेचन करेंगे। अगर आप लोग नोट न कर पाए, कर सके हो तो नोट कर लीजिए जल्दी ही, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट करिए। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं कि अर्थशास्त्र को कब हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र का जब व्यवहारिक अध्ययन होने लगता है अध्ययन जब होता है तो ये अर्थव्यवस्था हो जाता है। व्यवहारिक अध्ययन क्या है, सपोज करिए हर देश हर गवर्नमेंट किसी देश की गवर्नमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को टारगेट करके चलती है और उसके लिए नीतियाँ बनाती है। तो सपोज करिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, उसके यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, गरीबी है, राजकोषीय घाटा है, ये तमाम समस्याएं रहती हैं किसी देश के सामने। तो ये जो हमारी जनसंख्या, बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी, राजकोषीय घाटा, ये सब हैं। तो जहाँ पर हैं वो हम क्या हो गया, जहाँ पर है ये समस्या उसको क्या हो गया, यथार्थ हो गया।
लेकिन इसके बाद हम अगर हमने ये सोचा कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसको हम कम करके इतना करेंगे, बेरोजगारी हमारे यहाँ इतनी, इसको हम कर करके इतना करेंगे, शैक्षिक स्तर हमारे यहाँ इतना % है, इसको हम कम करके, इसको हम ज़्यादा करके और ऊपर ले जाएंगे, या गरीबी हमारे यहाँ इतना % है, इसको हम और कम करेंगे, राजकोषीय घाटा अगर हमारा ज़्यादा है तो उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जो है ये यथार्थ है। फिर जो हम टारगेट तय करते हैं, टारगेट जो हम डिसाइड करते हैं, लक्ष्य, ये हमारा आदर्श हो जाता है। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 25 करोड़ है, तो इस 25 करोड़ को गवर्नमेंट ने क्या नीति बनाया कि 1950 में अगर जनसंख्या 25 करोड़ है तो अगले 10 वर्षों में, यानी 1950 से 60 के बीच में हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे, और जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो इससे कम तो होगी नहीं, लेकिन जो अगर इधर जनसंख्या की वृद्धि 15% थी तो इधर हम क्या करेंगे 10% कर दें, 10% कर दें। लेकिन हमने 10% कम करने का टारगेट किया, वास्तव में वो पूरा हो पाया 8% ही, 8%। तो हमारा ये क्या हो गया, ये आदर्श हो गया, ये हमारा यथार्थ हुआ। तो जब हम किसी टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो टारगेट हम निश्चित करते हैं उससे अगर कम या ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा यथार्थ हो जाएगा। तो यही व्यवहारिक अध्ययन है कि जो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उससे उतना अगर प्राप्त कर लिए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो उससे कम या ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो गया, हमारा वही व्यवहारिक अध्ययन हो गया। इसी तरीके से बेरोजगारी है, अगर बेरोजगारी 27% है तो इसको हम अपनी नीति में तय करेंगे कि बेरोजगारी कम करके और हम इसको 25% करेंगे, 27% से। लेकिन वास्तव में हम कर पाए 26% ही। ये क्या है, इसका व्यवहारिक अध्ययन है। तो जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था, जब हम अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक अध्ययन किसी देश विशेष के साथ जोड़ करके करने लगते हैं तो वह अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था हो जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, चाइनीज अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था वगैरह वगैरह। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन क्या है, अर्थव्यवस्था है। ठीक, ये अर्थशास्त्र का एक परिचय जो हमने आप लोगों को दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में भी, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम जब एक चैप्टर या 2 चैप्टर समाप्त कर लेंगे तो क्वेश्चंस को भी पॉइंट आउट करेंगे, किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन इसे आप रटने का प्रयास मत कीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए हर टॉपिक से। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में तो आप उसको करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसको रटने का प्रयास किया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास नहीं किया, तो निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन छूटेंगे। और मैंने ये अपने पहले ही लेक्चर में, आप वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें बता दिया था कि मैं ये भरपूर प्रयास करूँगा कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स के जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो गलत या छूटने ना पाए। जो कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल है, अगर वो बार बार आंकड़ा हम आपको नहीं दे पाएंगे, वो मान लीजिए कुछ आंकड़ा दे दिया, 3 महीने पूछा, 3 महीने पुराने आंकड़े पूछे जाते हैं, तो 3 महीने जैसे हमने आज पढ़ाया, आपको आंकड़ा हमने लिखवा दिया, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ तो आपका वो पुराना हो गया, उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगले
3 महीने पूछे जाएंगे। वो इसलिए होता है कि अभी हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रीय आय का गणना करती है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो वो त्रैमासिक आंकड़े जारी करती है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको कॉन्सेप्ट पर विशेष तौर से ध्यान देना है, आंकड़े पर मत जाइए। आंकड़े आपको तमाम पत्रिकाओं में मिलते रहते हैं, या उसमें नहीं मिल रहे हैं तो आपने गूगल उठाया, उस पर सर्च कर लिया, उस पर भी आपको पुराने नए सभी आंकड़े मिल जाएंगे। और वो 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले पढ़ा जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया। उनमें से हम एक एक को लेकर के चलेंगे। पहला हम लेते हैं नंबर 1, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। राज्य का मतलब राष्ट्र, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर। आधार पर पहला वर्गीकरण ये हो गया। राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको समझ लेते हैं क्या है। और इससे पहले थोड़ा सा ये बता दें, कल हमने चर्चा किया था कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में, अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में एक सिद्धांत दिया था, हस्तक्षेप का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर। तो उन्होंने उसमें ये बताया था कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में कम से कम हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और आर्थिक क्रियाओं को स्वतंत्र क्रियाशीलन के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन 1930 में जब विश्व आर्थिक मंदी आई तो जेम्किंस ने कहा अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में कि नहीं, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने 3 यंत्र बताए थे। एक तो कर लगाना, दूसरा उसको व्यय करना, और तीसरा अगर वह व्यय करों के माध्यम से नहीं पूरा हो पाता है तो ऋण लेकर के उसको पुनः व्यय करना। तो उन्होंने वहीं से शुरुआत होती है समाजवाद की, जब उन्होंने कहा कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए और समग्र मांग को बनाए रखना चाहिए। तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और उसके पहले जो अर्थव्यवस्थाएं थीं वो पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थीं। और आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उन अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है
जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक चरण में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपना लिया था, उन्हें हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी, और इन अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं या अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। अब ये क्या हो जाएगी, जहाँ पर सरकार का इंटरफेयर है, हस्तक्षेप है, वो क्या हो जाएगी, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और इसकी शुरुआत 1930 जब कीन्स ने अपना सिद्धांत दिया तब से होती है। उसके पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, एडम स्मिथ के पीरियड में। और तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गई। जिन अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, उसको हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का अलग अलग उद्देश्य क्या होता है। तो इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके उद्देश्य, पहला उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ, यहाँ क्या होता है, सामाजिक कल्याण, भारतीय संविधान में कल्याणकारी संविधान की परिकल्पना की गई। तो यहाँ क्या है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, प्रथम उद्देश्य सामाजिक कल्याण। इसका उद्देश्य क्या होता है, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत लाभ। नंबर 2, दूसरा उद्देश्य क्या होता है इसका, मूल यंत्र का स्वतंत्र क्रियाशीलन, यंत्र का स्वतंत्र क्रियाशीलन। और यहाँ मूल्य राज्य द्वारा या सरकार द्वारा नियंत्रित। कहने का मतलब है कि यहाँ मूल्य मांग और पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों द्वारा तय होते हैं। यहाँ पर सरकार मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाती है और यहाँ मूल्य राज्य या सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। और इसका तीसरा उद्देश्य क्या होता है, तीसरा उद्देश्य होता है व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक कल्याण, मूल यंत्र का स्वतंत्र क्रियाशील, मूल नियंत्रित। संपत्ति निजी होती है, यहाँ क्या होती है, संपत्ति सार्वजनिक होती है। तो ये डिफरेंस हमने बता दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था में डिफरेंस क्या है। यहाँ प्रथम उद्देश्य होता है व्यक्तिगत लाभ, यहाँ सामाजिक कल्याण, यहाँ मूल यंत्र का स्वतंत्र क्रियाशीलन, यहाँ मूल्य राज्य द्वारा नियंत्रित। यहाँ संपत्ति निजी होती है, यहाँ संपत्ति सार्वजनिक होती है। तो यह दोनों विशेषताएं जिस अर्थव्यवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवाद और पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण।
अभी हमने बताया कि समाजवाद की शुरुआत 1930 कीन्स के पीरियड से होती है, जब उन्होंने कहा कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो आर्थिक क्रियाओं में अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो वह जाहिर सी बात है कि मूल्य को नियंत्रित करेंगे, कभी फोर्स लगाकर नियंत्रित करेंगे, कभी और कोई उपाय अपनाएंगे, मूल्य को नियंत्रित करेंगे। सपोज करिए कि जैसे प्याज को ले लीजिए, अक्सर प्याज के दाम अगर किसी तरीके से प्रोडक्शन प्रभावित हो गया तो 80 से ऊपर निकल जाते हैं। अभी हमने बहुत पहले देखा था, दो महीने पहले देखा तो 80 रुपये 100 रुपये के आसपास प्याज के दाम हो गए थे। तो प्याज के दाम बढ़ने या किसी भी चीज़ के दाम बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। पहली चीज़, या तो उसका प्रोडक्शन कम हुआ हो, दूसरी चीज़ या तो उसका लाभ लेने के लिए जमाखोरी लोग कर रहे हो। अगर प्रोडक्शन कम हो गया है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे इस बार प्रोडक्शन कम हो गया तो उसी वजह से प्याज के दाम बढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बाहर से इंपोर्ट करके ला करके कम दाम पर प्याज को बिकवाया। इस तरीके से दाल का कभी कभी वो हो जाता है, दाम बहुत तेज बढ़ जाता है प्रोडक्शन कम होने के कारण, तब फिर क्या करती है, बाहर से सरकार इंपोर्ट करती है और कम दाम पर उसको बेचवाती है। तो यह मूल्य नियंत्रित होता है इस तरीके से। मान लीजिए कि प्रोडक्शन उतना ही हुआ किसी साल, लेकिन प्याज या किसी अन्य वस्तु के दाम, खाद्य सामग्री के दाम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो आदमी तब फिर उसको सरकार नियंत्रित करने के लिए क्या करती है, जमाखोरी को हतोत्साहित करती है। प्रशासन को आगाह कर देती थी कि और टीम बनाई, जमाखोरी जो अगर लोग कर रहे हैं उनके यहाँ छापा मारी, उनको हतोत्साहित करिए और यह मूल्य जो है बढ़ने न पाए। तो या तो इंपोर्ट करके इसको नियंत्रित करेगी मूल्य को, या जमाखोरी को हतोत्साहित करके करेगी। इसी तरीके की संपत्ति है, कुछ सार्वजनिक संपत्ति होती है, कुछ निजी संपत्ति होती है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को तमाम बिजनेसमैन हैं, उनकी संपत्ति में कोई दखल सरकार का नहीं होता, उनके लाभ में कोई दखल सरकार का नहीं होता है। लेकिन अगर एक सीमा से बाहर किसी काम को कर रहे हैं तो फिर सरकार वहाँ क्या करती है, इंटरफेयर करती है। तो जहाँ पर सरकार का इंटरफेयर हो और साथ ही साथ पूंजीवाद को भी प्रेशर दिया जाए, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जहाँ पर सरकार का कोई नियंत्रण न हो, उसे अनियंत्रित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जिन अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवाद समाजवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। थैंक यू, बस इतना ही। इसके बाद हम कल इसको टेक करेंगे। Subscribe now and press the bell icon.